प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रैक्टिस 8 4.2। ठीक है, यानी प्रैक्टिस 8 4.2 का जो बेसिक है ना, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग चेन के बारे में बताऊंगी कि ये जो हमारा पूरा ट्रेडिंग चेन होता है ना, इसमें किस प्रकार से GST का लेन देन किया जाता है, ये चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और इसी में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी देखेंगे जिसकी मदद से हम प्रैक्टिस 8 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, आप देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मेन यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला कैसे आया वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो आओ जरा हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग चेन की। तो बच्चे, ये ट्रेडिंग चेन क्या होता है, तो चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए घड़ी। ठीक है, ये जो वॉच आप देख रहे हो, मुझे ये खरीदना है। तो मैं ये कहाँ पर जाऊंगी खरीदने के लिए, बोलो। मेरे एरिया में जो भी लोकल शॉप्स होंगे, यानी रिटेलर्स, मतलब दुकानदार होंगे, वहां से मैं जाऊंगी और ये खरीद करके लेकर के आ जाऊंगी ये घड़ी। ठीक है, तो देखो, जहां से भी मैंने इस घड़ी को खरीदा, क्या वो दुकानदार इसको खुद बनाता था? बोलना जरा, यस और नो, क्या वो खुद बनाता था? तो नहीं, आंसर होगा नहीं। तो फिर ये कहां पर बनता है, कोई ना कोई इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी जहां पर ये घड़ी बनता होगा, और फिर वहां से कहां तक पहुंचा, मेरे घर तक पहुंचा, यानी मेरे पास तक आया। मतलब क्या होता है ना, कोई भी सामान आप यूज करते हो, चाहो तो ये ग्लास का ही एग्जाम्पल ले लेते, ये जो ग्लास मेरे पास है, तो ये भी ना एक ट्रेडिंग चेन के थ्रू ही आता है। यानी ये सबसे पहले कहीं ना कहीं पे बना होगा, फिर उसके बाद इसको होलसेलर ने खरीदा होगा, वहां से रिटेलर के पास आया होगा, और फिर जाके हमारे पास, यानी कि फाइनली कंज्यूमर के पास ये सारी चीजें आई होंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर यहाँ पे ट्रेडिंग चेन होता है। तो समझिएगा, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर साहब क्या करेंगे, गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, अब ये गुड्स मान लीजिए बन करके तैयार हो गया, मान लेते ये घड़ी ही बन करके तैयार हो गया, तो अब कहाँ पर जाएगा, अब जाएगा दोस्तों होलसेलर साहब के पास। ठीक है, होलसेलर इसको खरीदेंगे। होलसेलर कौन होते हैं, तो याद रखिएगा, होलसेलर हमेशा बल्क में, बल्क यानी क्या, ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं, इसलिए तो इनको कहा जाता है होलसेलर। ठीक है, तो होलसेलर साहब ने खरीदा, फिर ये किसको बेचेंगे, रिटेलर को। रिटेलर यानी कौन, वही जहां से मैंने ये घड़ी खरीदी थी, जो मेरे एरिया में लोकल शॉप है ना, वो है रिटेलर। ठीक है, और फिर ये रिटेलर के पास से फाइनली किसके पास आएगा, मेरे पास, यानी कि कंज्यूमर मतलब कस्टमर के पास आएगा। तो ये होता है दोस्तों पूरा आपका ट्रेडिंग चेन। अब इस ट्रेडिंग चेन में किस प्रकार से GST का पेमेंट किया जाता है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जरा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। तो हमारा एग्जाम्पल वही रहेगा, ये घड़ी का ही एग्जाम्पल रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच। ठीक है, तो चलो भाई वॉच के बारे में समझते हैं। तो मैन्युफैक्चरर साहब ने क्या किया, रुको मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं जिससे मैं आपको ये सब कुछ प्रॉपरली दिखा पाऊंगी। ठीक है, यस, चलो अब देखते रहो आप लोग, बस अभी आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, और अभी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी, बस सारी चीजें तब क्लियर हो जाएंगी। तो देखो दोस्तों, ये घड़ी है, तो मैन्युफैक्चरर साहब ने क्या किया, घड़ी बनाया। ओके, और होलसेलर ने क्या किया, खरीदा। ओके, तो यहाँ पे समझिएगा, जब ये मैन्युफैक्चरर ने घड़ी बनाया तो घड़ी का दाम कितना रखा, यानी इसका प्राइस कितना रखा, तो 200 रुपए। सारा प्रॉफिट वगैरह जोड़ करके, इनको जो भी खर्चा आया वो सब भी इसमें जोड़ लिया, इसके साथ साथ प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऐड करके घड़ी का अमाउंट आता है बच्चे 200 रुपए। कितना, 200 रुपीज। ठीक है, अब ये होलसेलर साहब गए और इन्होंने ये घड़ी को खरीदा। तो जब ये घड़ी को खरीदेंगे तो 200 रुपए तो इनको देना ही है, क्योंकि इसका दाम ही है 200 रुपए, लेकिन इसके ऊपर GST भी तो देना पड़ेगा। GST से कहाँ बच करके जाओगे भाई, टैक्स भरना पड़ेगा। आप कोई भी सामान खरीद रहे हो उसके ऊपर तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तो होलसेलर साहब को टैक्स भी देना है। तो टैक्स यहाँ पे कितने % का लग रहा है भाई, 12% का टैक्स लग रहा है, आप देख सकते हो। तो 200 का 12% कितना होगा, आइए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देती हूँ। तो 200 का 12%, यानी कि 12/100 आप कर दोगे, तो 00 से 00 कैंसर, और 12 2 सा कितना होता है भाई, 24 होता है। यानी कि होलसेलर साहब कितना टैक्स देंगे, तो वो देंगे 24 रुपए। मतलब टोटल जो अमाउंट है ना, वो कितना पेमेंट करेंगे मैन्युफैक्चरर को, तो 200 रुपए तो उस घड़ी का अमाउंट है, इसके साथ साथ देखो ये 200 रुपए तो घड़ी का है, इसके साथ साथ वो 24 रुपए GST भी देंगे, यानी कि टोटल इनको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 224 रुपीज पेमेंट करना होगा। किसको, होलसेलर को। समझ में आया, होलसेलर को नहीं, सॉरी, किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो ये कितना दे रहे हैं, टोटल 224 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना पैसा आ गया किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास, बराबर।
अब ये कितना जीएसटी देंगे गवर्नमेंट को, तो देखो दोस्तों 200 तो इस घड़ी का अमाउंट था, तो 200 ये रख लेंगे अपने पास, बाकी ये जो 24 रुपए एक्स्ट्रा मिला है ना ये लेकर के जाएंगे और किसको देंगे, तो सरकार को दे देंगे कि लीजिए भैया आपकी अमानत, ये जो 24 रुपए है ये टैक्स मुझे मिला हुआ है तो आप इसको ले लो। समझ में आया? तो देखो अभी सरकार के पास कितना जीएसटी गया है, 24 रुपए गया है। अच्छा बताओ मुझे 24 रुपए में 12 रुपए क्या होगा, 12 12 24 होता है ना, तो 12 रुपए सीजीएसटी और 12 रुपए एसजीएसटी, ऐसे ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है जीएसटी दो भागों में बट जाता है, एक तो सीजीएसटी दूसरा हमारा होता है एसजीएसटी। यहां तक बात समझ में आई? चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ गए तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब ये घड़ी आ चुकी है रिटेलर के पास, रिटेलर के पास आते, रिटेलर नहीं होलसेलर के पास, होलसेलर के पास आते ही इस घड़ी का दाम बढ़ गया। इन्होंने खरीदा था 200 रुपए का, अब इन्होंने इसका प्राइस बढ़ा दिया, कितना हो गया 300 रुपए। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो अभी रिटेलर साहब गए खरीदने के लिए, तो उन्होंने प्राइस बताया कि इसका प्राइस है हमारा 300 रुपए। रिटेलर ने कहा ठीक है दे दो मुझे, तो होलसेलर ने इनको दिया है घड़ी और रिटेलर ने इनको दिया है 300 रुपए। लेकिन भैया रुको, जीएसटी कौन देगा, जीएसटी भी तो देना पड़ेगा। तो रिटेलर साहब ने फिर से यहाँ पे जीएसटी भी इसके ऊपर दे दिया कैलकुलेट करके। तो अगर मैं 300 का 12% आप लोगों से पूछूं तो क्या लिखोगे, 300 इंटू 12 अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल, 12 3 सा कितना होता है 36, यानी कि 36 रुपीज क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा जीएसटी। तो रिटेलर साहब कितना पेमेंट करेंगे, तो देखो 300 रुपए तो घड़ी का देना ही पड़ेगा, इससे तो वो बच नहीं सकते, लेकिन इसके साथ साथ इनको 36 रुपीज जीएसटी भी देना पड़ेगा, यानी कि टोटल 336 रुपीज पेमेंट किया रिटेलर ने, किसको, होलसेलर को। तो होलसेलर के पास पैसा कितना आया है बच्चे, वो आया है हमारा 336 रुपए, 336 रुपीज, ठीक है। 300 तो इस घड़ी का अमाउंट है, बाकी 36 रुपीज क्या है बच्चे, जीएसटी है ना, मतलब टैक्स है। तो अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, होलसेलर के पास आया है 36 रुपीज जीएसटी, तो क्या ये पूरा के पूरा अमाउंट सरकार को ले जाकर के दे देंगे, तो आंसर होगा नो, नहीं, इतना पैसा वो नहीं देने वाले। पहले भी इन्होंने 24 रुपए दिया था, अब भी 36 रुपीज दे देंगे, तब तो जीएसटी कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे लगाया दिमाग, इन्होंने जाकर सरकार को कहा कि सुनिए मेरी बात सुनिए, जब मैंने ना ये घड़ी खरीदा था तब मैंने 24 रुपए जीएसटी दिया था, और अब जब मैंने घड़ी को बेचा तो मुझे 36 रुपए जीएसटी मिला। तो मैं एक काम करता हूँ, जो पहले मैंने पेमेंट किया था उसको आप माइनस कर दो और फिर जो भी अमाउंट बचता है वो आप अपना ले लेना। तो इन्होंने क्या किया, देखो 36 में से जो भी इनको जीएसटी मिला था उसमें से 24 को माइनस कर दिया, यानी पहले इन्होंने जो जीएसटी पेमेंट किया था उसको इन्होंने माइनस किया। तो 36 माइनस 24 करने पे कितना आएगा, 12, यानी कि ये क्या करेंगे, सरकार को ले जा करके देंगे तो सही, लेकिन कितना, खाली बस 12 रुपया। समझ में आया है ना, तो 12 रुपये ये ले जा करके सरकार को दे देंगे। तो देखो यहाँ पे होलसेलर ने कितना जीएसटी दिया है, आप याद रखिएगा, इन्होंने दिया है 12 रुपए, इन्होंने कितना दिया है 24 रुपए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये घड़ी आ चुकी है रिटेलर भैया के पास, यानी कि हमारे जो लोकल शॉप्स होते हैं ना उनके पास। अब मैं गई दौड़े दौड़े भागे भागे, मैंने कहा अंकल जी मुझे क्या चाहिए, मुझे ना ये चाहिए, घड़ी चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है बेटा मेरे पास घड़ी तो है, लेकिन कितने का है, ये है 400 रुपए का। मैंने कहा ठीक है अंकल जी दे दो, मुझे बहुत अर्जेंट है, क्योंकि उस दिन था मेरा एग्जाम, ठीक है। और एग्जाम में जब घड़ी रहती है ना तो उसमें टाइम देख करके पेपर लिखो, तो ऐसे क्या होता है कि पता चलता है, टाइम का अंदाजा लगता है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी आप 400 रुपए ले लो और घड़ी दे देना, ओके। लेकिन अंकल जी ने कहा कि बेटा तुम्हें ना जीएसटी भी देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। तो देखो 400 रुपए की ये घड़ी थी और फिर उसके ऊपर 12% का जीएसटी, तो 400 इंटू 12 अपॉन 100 बराबर, तो 00 से 00 को काट दो, 12 4 से कितना होता है 48, यानी कि मुझे यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा 48 रुपीज का। तो मैंने जल्दी से पैसा निकाला और मैंने दे दिया, कितना, 400 रुपये तो ये घड़ी का, इसके ऊपर से 48 रुपीज जीएसटी, यानी कि टोटल मैंने 448 रुपीज पेमेंट किया इस घड़ी के लिए, और तब जाके ये मेरे पास आया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब रिटेलर की बात जरा करते हैं। रिटेलर के पास जीएसटी कितना आया है 48, है ना, मैंने इनको जीएसटी कितना दिया 48 रुपीज दिया। तो क्या ये रिटेलर साहब 48 के 48 सरकार को ले जाकर के दे देंगे, तो आंसर होगा नहीं। अरे सुनो, जब इन्होंने घड़ी खरीदा था तब इन्होंने पेमेंट भी तो किया था ना जीएसटी इन्होंने कितना दिया था 36 रुपीज दिया था, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो ये क्या बोलेंगे, ये भी यहाँ पे होशियारी लगाएंगे, ये कहेंगे गवर्नमेंट को कि सुनिए
अभी तो मुझे जीएसटी खैर आप देख रहे हो कि मुझे 48 रुपीज मिले, लेकिन वो भी तो देखो जब मैंने घड़ी खरीदी थी तो मैंने 36 रुपए जीएसटी पेमेंट किया था, उसको कौन माइनस करेगा। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई तू माइनस कर ले और जितना अमाउंट बचता है वो मुझे दे दो। तो इन्होंने क्या किया, 48 में से 36 माइनस किया, कितना आया 12 रुपीज, और ये ले जा करके 12 रुपए सरकार की झोली में डाल देंगे कि लीजिए आपकी अमानत आपके हाथ में, यानी कि जीएसटी आप ले लो। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको एक बात समझ में जरूर आई होगी कि हर एक मोड पे क्या करना होता है, जीएसटी का पेमेंट करना होता है। और देखना यहाँ पे आपको एक और चीज पता चलेगी, सुनो ध्यान से, पहले मैं आपको बताऊं, देखो मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी दिया है सरकार को 24 रुपीज, तो यहाँ पे लिखना 24। होलसेलर ने कितना दिया है, देखो दोस्तों 12 रुपए, ठीक है इधर लिख दो 12 रुपए। और फिर रिटेलर भैया ने कितना दिया है, 12 रुपए का दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12। और किसी ने दिया है क्या, सरकार को, अभी गवर्नमेंट की बात चल रही है, ठीक है हमारी बात नहीं चल रही है, नहीं दिया ना, बस इन्हीं तीनों लोगों ने दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जोड़ो कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8, यानी कि यहाँ पे 8 आ गया, 2 2 2 2 1 3 1 4, यानी कि 48 रुपीज। मतलब सरकार के झोली में कितना रुपया गया है, 48 रुपए 48 रुपीज गए हैं। और मैंने भी जीएसटी कितना दिया था जब सामान खरीदा था, तो मैंने भी 48 रुपीज ही दिया था। तो यहाँ से आपको एक बात का पक्का क्लियर हो गई होगी कि पूरा जो टैक्स का बर्डन है ना वो किसके ऊपर पड़ता है, फाइनली कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ता है। ये लोगों ने अपने जेब से कुछ नहीं दिया है ना, तभी तो 48 रुपीज हमने दिया और सरकार के पास पहुंचा भी कितना, 48 रुपीज ही पहुंचा, आप देख सकते हो, है ना। यानी फाइनली बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, तो हम और आपके ऊपर, यानी कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई, यहां तक समझ गए, ओके अच्छी बात है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम प्रैक्टिस 8 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या है जरा हम देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए अगर मुझे जीएसटी पेबल निकालना है, ठीक है, देखो जीएसटी पेबल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला ना हम खुद ही समझेंगे। पहले आप ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बाद मैं चलती हूँ आपको लेकर के। देखो जब भी व्हेन ट्रेडर्स पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी जब ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर यानी किसको कहते हैं, वही जो गुड्स को बाय और सेल करता है उसको हम ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ये लोग क्या है, ये ट्रेडर है, और हम कौन है भाई, कंज्यूमर, क्योंकि हम फाइनली गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब ट्रेडर क्या करता है, जीएसटी पेमेंट करता है एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी खरीदते टाइम पे जो जीएसटी पे किया जाता है उसको हम कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास से जीएसटी जा रहा है, अगर आपके पास से टैक्स जा रहा है तो उसको आप कहोगे इनपुट टैक्स। क्या कहोगे, इनपुट टैक्स। ठीक है, और आउटपुट टैक्स किसको कहा जाएगा, तो जब क्या करते हैं, बेचते टाइम पे जीएसटी को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं दोस्तों आउटपुट टैक्स। ठीक है, देखो आउटपुट यानी क्या, मान लीजिए मैं कर रही हूँ सेलिंग, ओके, मान लीजिए मैं हूँ होलसेलर, मैंने यहाँ पे गुड्स को बेचा, तो जो जीएसटी मुझे मिलेगा ना उसको मैं कहूंगी आउटपुट टैक्स, और जो जीएसटी मैंने खरीदते टाइम पे दिया था उसको मैं कहूंगी इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी समझा तो भी कोई बात नहीं, अभी कई बार मैं आपको ये रिपीट करवाऊंगी, समझ जाओगे, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब मैं ये सब कुछ हूँ मिटाने वाली, ओके, क्योंकि यहाँ से मुझे आपको फॉर्मूला बताना है ना। तो चलो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, चलो होलसेलर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, होलसेलर को जब ये बेच रहे थे तो कितना पैसा मिला था जीएसटी के रूप में, 36 रुपीज, यानी ये इनका क्या है, बोलो, ये है इनका आउटपुट टैक्स। क्या है, हाँ एकदम सही पकड़े हो, आउटपुट टैक्स है। और ये 24 रुपीज क्या है, तो जब ये सामान खरीद रहे थे ना, तो इन्होंने जीएसटी पेमेंट किया था। ठीक है, इतना जीएसटी दिया था, तो ये जो 24 रुपए है ना, ये इनका क्या है बच्चे, ये है इनका इनपुट टैक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर किया क्या, जीएसटी पेएबल निकालने के लिए आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को क्या कर दिया, लेस कर दिया। ओके, यानी अगर आपको निकालना है जीएसटी पेएबल तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, चलो अब बोलो, अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। यहां पे लिखोगे बच्चों आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, मतलब इसको हम जानते हो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आईटीसी। ओके, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कहते हैं। यहाँ पे क्रेडिट और जोड़ लेना, या फिर नहीं लिखना है तो भी चलेगा, यहाँ पे इनपुट टैक्स लिखा तो भी ठीक है, लेकिन हम इसको आईटीसी ही लिखते हैं। मतलब जो हमारा फॉर्मूला है ना वो क्या बनता है, वो ऐसे फॉर्मूला बनता है, आउटपुट टैक्स, थोड़ा मैं अच्छे से लिखूं, आउटपुट टैक्स
माइनस ITC, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये है हमारा जीएसटी पेबल का फॉर्मूला। तो जब भी आपको जीएसटी पेबल निकालना रहे ना तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि ITC। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रिटेलर भैया ने भी यही किया है। रिटेलर ने जब सामान खरीदा था तो कितना जीएसटी दिया था? 36 रुपीज, और जब ये सामान बेच रहे थे तो जीएसटी कितना मिला था? 48 रुपीज। तो देखो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस किया, तब जाके इनको पता चला कि कितना जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से? क्या होता है जीएसटी पेबल का फॉर्मूला? आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, क्लियर हुआ? ओके, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ना अगर मैं इनके बिल की बात करूँ दोस्तों, मतलब इनवॉइस की बात करूँ, तो देखो ये लोग इनवॉइस किस प्रकार से बनाएंगे और इस मतलब ऐसे टाइप के इनवॉइस को क्या कहा जाता है? तो देखो जैसे अगर ट्रेडर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो वहां पर जो इनवॉइस बनेगा, मतलब ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ना ट्रेडर के बीच में, यानी ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, कोई भी सामान को खुद कंज्यूम नहीं करने वाले, उन्होंने सामान लिया है बेचने के लिए, ठीक है। तो अभी ऐसे में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? B2B ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में हुआ था ट्रांजैक्शन। तो देखो होलसेलर ने सामान खरीदा, तो क्या ये घड़ी को खुद पहनेंगे या फिर बेचेंगे? बेचेंगे, यानी कि ये भी क्या है? ये बिजनेस करने के लिए बैठे हुए, बिजनेस कर रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो इनवॉइस बनेगा उसको हम कहेंगे बच्चों B2B। देखो टैक्स इनवॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरर B2B, यानी कि यहाँ पर टैक्स इनवॉइस कौन बनाएगा? होलसेलर खरीद रही है, बेच रही है, यानी कि ये बनाएंगे बिल, और वो बिल कैसा होगा? B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस वाला होगा। फिर ये होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो यहाँ पर भी जो इनवॉइस होगा, बिल, वो होगा हमारा B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ही तो हो रहा है ना, बिजनेस टू बिजनेस। फिर उसके बाद रिटेलर भैया ने कस्टमर को बेचा, तो अब फाइनली कस्टमर क्या करेंगे? इसको कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसको हम कहेंगे दोस्तों B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये इनवॉइस बनेगा बिजनेस टू कंज्यूमर वाला B2C, ठीक है। और इसमें जीएसटी दिया गया है कि जीएसटी कितना आएगा? प्राइस ऑफ वॉच इतना है, तो CGST हमारा 6% यानी 12 रुपए, SGST इतना आएगा यानी कि टोटल 224। वैसे ही यहाँ पर भी है सेकेंड नंबर पे कि जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस नंबर 2, प्राइस ऑफ वॉच 300, जीएसटी 6%, SGST भी 6%, और ये सब जोड़ करके 336 हो जाएगा। यहाँ पे देखो फाइनली 448 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से? ओके, चलो, तो मैंने आपको पूरा जो बेसिक है वो समझा दिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस फॉर्मूला, ओके, कि जीएसटी पेएबल विच इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 4.2 का जो बेसिक है वो होता है कंप्लीट। बस इतना ही था। यस एवरीवन, इतना ही था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, यही मुझे फॉर्मूला ही मेनली आपको बताना था। मैं चाहती तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला भी बता सकती थी, लेकिन मुझे लगा आपको ये कहानी भी समझानी चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व। ओके, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अगला वीडियो आप देखिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।